हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज हम आपको कराने वाले हैं LLB 6th सेमेस्टर है हमारा। और हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का टॉपिक। क्या है हमारा? लैटिन शब्दार्थ एवं उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। हमारा जो एक्ट है, एक्ट का नाम है हमारा विधिक भाषा, जिसे हम लीगल लैंग्वेज राइटिंग एवं जर्नल इंग्लिश कहते हैं। टाइम है हमारा 3 आवर्स और कोड है हमारा 6002, या ये कहीं पर 602 भी लिखा हुआ होता है। और इसके जो मार्क्स हैं ये 100 नंबर का हमारा पेपर होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है ये टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारा, और ये टॉपिक जो है हमारा नंबर 10 में आता है और 20 नंबर में आता है। ये क्वेश्चन हमारे 10 नंबर में भी आते हैं, 20 नंबर में आते हैं और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी बात और क्लियर कर देता हूं, अगर किसी स्टूडेंट का सेमेस्टर मैच नहीं करता है या आपका कोड मैच नहीं करता है तो आप परेशान ना होइएगा। आप अपने एक्ट के अकॉर्डिंग, जो आपका एक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कीजिएगा और अपने सिलेबस को मैच कर लीजिएगा। ज़्यादा बात ना करते हुए अपने क्वेश्चन के आंसर की तरफ चलते हैं, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है, इनको अच्छे से देख लेना। 10 नंबर और 20 नंबर में आते हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। अब आप कहोगे कि सर आप डायरेक्ट 11 नंबर का क्वेश्चन करा रहे हो, इससे पहले के और क्वेश्चंस कहाँ पर हैं? तो मैं आपकी सुविधा के अनुसार और एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है उन सब चीज़ों को देखते हुए जो मैं करा रहा हूँ उसको आप करते रहिएगा। पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 कराऊंगा, उसे देखिएगा। लैटिन शब्दार्थ एवं उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सबसे नंबर 1 है हमारा एग्जाम में। हमारा सबसे पहले हमें क्या देखना है एग्जाम में? हमारा अब इनिशियो ये लिखा हुआ होगा और अब इनिशियो ये लिखा हुआ होगा, मतलब ये और ये दोनों हमें लिखे हुए मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका अर्थ लिखना है। इसका अर्थ क्या है? आरंभ से। यानी अब इनिशियो का जो अर्थ है वो है आरंभ से, और इसका जो प्रयोग है नाबालिग की संविदा आरंभ से ही शून्य होती है, इसका अर्थ ये है। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। दोबारा से और समझ लो पहले वाले क्वेश्चन इस पॉइंट को, क्योंकि आगे मुझे बार बार नहीं समझाना पड़ेगा। एग्जाम में क्या लिखा हुआ होगा आपके? अब इन सीओ ये लिखा हुआ होगा, और इसका प्रोनाउंसिएशन जो हमारा उच्चारण होता है, लैटिन शब्द जो है इसका, ये लिखा हुआ होगा हिंदी में अब इन सीओ इनी सीओ। ठीक है, ये दोनों लिखे हुए होंगे और हमको करना क्या होगा, इसका आरंभ से अर्थ लिखना होगा। अर्थ क्या है? आरंभ से, और प्रयोग नाबालिग की संविदा आरंभ से शून्य होती है। इसी प्रकार से सारे हमारे एग्जाम में आएंगे और उनका हमें अर्थ और प्रयोग करना होगा। सिर्फ हमें अर्थ और प्रयोग करना होगा। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। ये जो पॉइंट है हमारा 2 सेकंड नंबर का, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, इसे हम बाद में कराएंगे। लिख लीजिएगा आप, है ना। अब हम पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या है? एक्टस रियस। ये क्या है हमारा? एक्टस रियस है, और इसमें इसे यहां पर अपनी से कर लेना, हल्का सा से। ठीक है, ये आपका एग्जाम में लिखा हुआ होगा एक्टस रियस, और आपका एक्टस रियस लिखा हुआ होगा। हमें क्या करना है, इसका अर्थ बताना है। अर्थ क्या है? दोषपूर्ण कार्य। और प्रयोग क्या है इसका? सभी दोषपूर्ण कार्य हानिकारक होते हैं, परंतु सभी हानिकारक कार्य दोषपूर्ण नहीं होते हैं। 4th नंबर का पॉइंट है हमारा एड लिटम। एड लिटम ये दोनों लिखे हुए होंगे। इसका जो अर्थ है बाद के लिए। प्रयोग है नाबालिग की ओर से वाद दायर करने के लिए। वाद के लिए संरक्षक होना आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति जो नाबालिग है वो केस नहीं डाल सकता है। अगर वो केस डालता है तो उसके पास कोई एक व्यक्ति जो उसका संरक्षक हो, वयस्क होना चाहिए, मतलब 18 वर्ष से ज्यादा का व्यक्ति होना चाहिए। वही व्यक्ति फिर उसका केस डलवाएगा। आगे चलते हैं।
5th नंबर का हमारा पॉइंट है एड बेलोरोम, बेलोरैम। ये दोनों लिखे हुए होंगे और इसका जो अर्थ है वो है मूल्यानुसार। प्रयोग है इसका कस्टम कर आयात की गई वस्तुओं के मूल्यानुसार आरोपित किया जाता है। कस्टम कर जो होता है हमारा, आयात की गई जो हमारे पास आती हैं आई हुई वस्तुओं के मूल्यानुसार आरोपित किया जाता है या लागू किया जाता है। आगे चलते हैं। अभी हम आपको बता रहे थे कि हमारा जो पॉइंट नंबर 2 है उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। ये वाला जो हमारा पॉइंट है इसको मैं अब क्लियर कर रहा हूं आपके, ठीक है। आप इसे देखिएगा, यहां पर उसे क्लियर करते हैं। ये हमारा दूसरे नंबर का जो पॉइंट था जो हमने ऊपर छोड़ा था उसे देखते हैं। दूसरे नंबर का जो पॉइंट है वो कह रहा है एक्टस नॉन फैसिट रियम मिसी मैंसिट्रिया। ये हमारा है और ये दोनों ही एग्जाम में आपके लिखे हुए आएंगे। और इस वाले पॉइंट की जो आने की जो संभावना है वो 70% बनी रहती है। ये वाला पॉइंट 70% आता है। इसका सबसे पहले हमें क्या लिखना है, अर्थ लिखना है। अर्थ है कोई भी कार्य तभी अपराध बनता है जब वह अपराधी मन से किया जाता है। मतलब अगर गलती से कोई कार्य होता है लेकिन उसका मन अपराधी नहीं था, गलती से कोई अपराध हो जाता है तो वो व्यक्ति अपराधी नहीं कहलाया जाएगा। जैसे एक दोस्त किसी की बाइक पर बैठकर बाजार जा रहा है और सडनली एक्सीडेंट हो जाता है। जो बाइक चला रहा था वो बच जाता है और पीछे वाला व्यक्ति मर जाता है, उसकी हत्या हो जाती है। तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि आप मेरे बेटे को बैठा कर ले गए थे, भाई को ले गए थे और उसकी आपने हत्या करा दी और आप कैसे बच गए। तो उसका जो है सबसे पहले क्या देखेंगे, जो मन है वो अपराधी मन नहीं था, वो सडनली एक्सीडेंट हुआ और उसकी हत्या हो गई। तो यहां पर कहा जा रहा है अगर कोई घटना ऐसी है, घटने का मतलब उस घटना को करने का मन नहीं था, सडनली हुई है अचानक, तो वो अपराधी नहीं कहलाया जाएगा, ठीक है। इसका जो प्रयोग है वो है इस प्रकार, किसी व्यक्ति के आपराधिक दायित्व के निर्धारण के लिए यह आवश्यक है कि उसके द्वारा किया गया कार्य आपराधिक मन से किया गया हो। मतलब उस व्यक्ति को अपराधी तब निर्धारित करेंगे जब उसने पूर्ण रूप से सोचकर समझकर अपनी फुल इंटेंशन के साथ उस अपराध को अंजाम दिया हो, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको पॉइंट समझ में आया होगा। आगे चलते हैं और पॉइंटों को देखते हैं। पॉइंट नंबर है हमारा 6, अलीबी। अलीबी इसका जो अर्थ है हमारा अन्यंत्र उपस्थित होने का एक तर्क। प्रयोग है इसका, कत्ल के अभियुक्त ने कत्ल के परीक्षण के दौरान यह तर्क पेश किया कि वह घटना के दिन घटना से 1000 किलोमीटर दूर उपस्थित था। इसका अर्थ क्या है, कोई अभियुक्त होगा जिसे अपराधी बनाया गया है और अपराधी उसे बना दिया, लेकिन वो अपनी सफाई में क्या कह रहा है कि जब मुझे अपराधी, जिस दिन अपराधी का टैग मेरे ऊपर लादा गया है, थोपा गया है, उस दिन मैं जहां पर अपराध हुआ है वहां से 1000 किलोमीटर दूर था। ये मेरे पर मिथ्या आरोप लगाया जा रहा है और वो अपनी सफाई में कह रहा है कि ये झूठा आरोप है, मैं तो 1000 किलोमीटर दूर था और मेरे पास प्रूफ भी है, ठीक है। ये इसका अर्थ है अनियंत्र उपस्थित होने का तर्क। मतलब कोई व्यक्ति कह रहा है मैं यहाँ पर उपस्थित ही नहीं था, जिस जगह पर अपराध हुआ है, और मुझे अपराधी खामोखा बना दिया गया है। आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर हमारा 7 है अनिमस। अनिमस इसका अर्थ है इरादा, ठीक है। इरादा प्रयोग है हमारा, इरादा किसी ऐसे कार्य के पूर्व ज्ञान को कहते हैं जिसकी इच्छा पूर्ति के लिए कार्य किया गया हो। मतलब कोई भी इरादा, जैसे इसको क्या एक्सप्लेन करना, आप समझदार हो, किसी कार्य को करने के लिए पहले से कोई मन बना लेना या इरादा तैयार है उसको करना, ठीक है। आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर हमारा 8 है। पहले तो 8 नंबर के पॉइंट को देखने से पहले इसके आगे 80% कर लो। इसके जो आने की संभावना है 80% है, ध्यान रखना। इसका है ओडी अल्ट्रम पार्टन। ओडी अल्टम पार्टम आने की संभावना 80% है, दूसरे पक्ष को
सुनो। प्रयोग है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का यह एक मौखिक सिद्धांत है कि निर्णय देने से पहले दूसरे पक्ष को भी सुना जाना चाहिए। यहाँ पर क्या है, जैसे एक वादी होता है और एक हमारा प्रतिवादी होता है, वो एक दूसरे आपस में केस डालते हैं। वादी ने प्रतिवादी के ऊपर आरोप लगाया, ये नहीं कि न्यायालय वादी की ही बात सुनकर, जज जो है वादी की ही बात सुनकर निर्णय कर देगा, नहीं। वादी ने वाद डाल दिया, एफआईआर कर दी, कोर्ट में अपनी याचिका लगा दी। अब न्यायालय क्या है, प्रतिवादी से भी उसका तर्क लेगा और उससे पूछेगा कि आप अपने बचाव में कुछ कहना चाहते हो। तो इसका यही अर्थ है कि दूसरे पक्ष को भी सुनो, मतलब दूसरे पक्ष को सुने बिना, उसके जो भी मत है वो रखे बिना किसी भी व्यक्ति को हम अपराधी नहीं बना सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो 9 नंबर का पॉइंट है, इसके आगे भी 80% करिएगा। 80% चांस है इसके आने के। डेनम साइन इंजूरिया, हानि बिना क्षति, मतलब हानि नहीं हुई है फिर भी क्या है, क्षति हो गई है। प्रयोग, अपकृत्य के मामले में जहां हानि बिना क्षति उत्पन्न हुई हो वहां वाद का कोई कारण उत्पन्न नहीं होता। अब इसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। जैसे कोई ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति वोट डालने जा रहा था, ठीक है, लेकिन जो वहां पर जो कर्मचारी थे उसने ए को वोट डालने नहीं दिया और उसे वहां से भगा दिया। अब ए को बहुत ज्यादा बुरा लगा कि भाई मेरा वोट डालने का अधिकार था और इसने मुझे यहां से भगा दिया। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो ए जिस व्यक्ति को वोट देना चाहता था, लेकिन वो क्या है, जीत जाता है। फिर भी ए ने वोट नहीं डाली, फिर भी वो जीत गया। उसको हानि तो नहीं हुई ए को, लेकिन उसका क्या है, जो अधिकार था उसका उल्लंघन हुआ। तो ए उस व्यक्ति के ऊपर, जो कर्मचारी वहां पर था, जो उसको रोकथाम करके उसने भगा दिया था, उसके ऊपर क्या है, बात लाता है। और क्या है, वो कहता है कि आपने मेरा कानूनी अधिकार छीना है, हालांकि मेरी हानि नहीं हुई, फिर भी मेरा प्रत्याशी मेरी वोट के बिना जीत गया, लेकिन आपने मेरे जो अधिकार थे उसका हनन किया है, मुझे उससे वंचित रखा है और कानून का उल्लंघन किया है। तो उसके ऊपर बात ला सकता है और मानहानि का केस कर सकता है। आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर है हमारा 10, डी मिनिमस नॉन क्यूरा लेक्स। ये हमारा आने की जो संभावना है 60% बनी रहती है। इसका जो हमारा अर्थ है वो इस प्रकार है, विधि छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देती। ठीक है, विधि जो है, जो कानून है, वो छोटी छोटी बातों को नहीं देखता है। प्रयोग, साधारणतः न्यायाधीश ऐसे कम हानि वाले वादों को खारिज कर देते हैं जिनकी शिकायत कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं करते हैं। मतलब हमारी जो छोटी मोटी जो शिकायतें होती हैं, जो आमतौर पर हम इग्नोर करते रहते हैं, हम सड़क पर चलते हैं, किसी से टकरा जाते हैं, हल्की फुल्की चोट लग जाती है। हल्की फुल्की चोट भी जो है एक वाद का रूप धारण कर सकती है, लेकिन हम क्या है, उसे इग्नोर करके चले जाते हैं। छोटी मोटी घटनाएं हम इग्नोर करके चले जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो टॉर्ट के अंतर्गत क्या है, वो अपराध है। तो यहाँ पर क्या है, विधि छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देती। अगर कोई जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उन चीजों को इग्नोर करके जो निकल जाते हैं, सपोज करो हम किसी व्यक्ति को रास्ते में जा रहा है, उसे गाली देते हैं, उसका अपमान करते हैं, तो वो क्या है, एक मानहानि का केस हो गया। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वहां पर क्या करेगा कि अरे इसे जाने दो, गाली दे रहा है, देने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई पागल होगा जो उससे बहसबाजी करेगा, बहसबाजी करते करते लड़ाई बढ़ जाएगी, ठीक है। बुद्धिमान व्यक्ति क्या सोचेगा, यार मैं इसके क्या मुंह लगूं, ये तो पागल है, इग्नोर कर देगा। वहीं पर कोई अकड़ू व्यक्ति होगा, उसके ऊपर केस डालेगा, अपना समय बर्बाद करेगा, पैसा बर्बाद करेगा, कोर्ट का समय बर्बाद करेगा। और कोर्ट में जब जाएगा तो न्यायालय ऐसे छोटे मोटे वादों को क्या है, कट कर देता है, खारिज कर देता है। अरे जाओ यार, यहाँ पर जो गंभीर प्रकार के मामले हैं वो ही नहीं सॉल्व हो रहे, आप इन्हें लड़ाई झगड़े के छोटे मोटे मामलों को लेकर यहाँ पर आ गए हो, ठीक है। तो कहने का अर्थ क्या है, विधि छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देती, और कैसी बातों पर, जिन्हें बुद्धिमान व्यक्ति इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर हमारा 11 है, डिक्री निसी। अर्थ है इसका अपेक्षाकृत
अपेक्षात्मक डिग्री, अपेक्षात्मक डिग्री इसका जो प्रयोग है बंधक या विभाजन अर्थात शर्तीय डिग्री के बाद में न्यायालय द्वारा अपेक्षात्मक डिग्री पारित की जाती है। 12 नंबर का पॉइंट हमारा डेलीगेटस नन पोटेस्ट डिलीगेरे, ठीक है। ये हमारा जो पॉइंट है इसकी जो आने की संभावना है वो 50% बनी रहती है। इसका जो अर्थ है वो हमारा ये है, प्रत्यायोजित शक्ति का पुनः प्रत्यायोजन नहीं हो सकता। इसका जो अर्थ है, संसद अपनी विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन किसी सरकारी अधिकारी को कर सकती है, परंतु ऐसा अधिकारी प्रत्यायोजित शक्ति का प्रत्यायोजन किसी अन्य व्यक्ति को नहीं कर सकता है। जो संसद है वो तो कर सकती है, लेकिन जिसको किया गया है वो व्यक्ति किसी और को नहीं कर सकता है। आगे देखते हैं 13 नंबर का पॉइंट हमारा डॉली इन कैपेक्स, डॉली इन कैपेक्स। इसका जो अर्थ है, देखो ये दोनों ही हमारे लिखे हुए आएंगे एग्जाम में, ठीक है। इसका जो अर्थ है वो ये है, अपराध करने में अक्षम, कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपराध नहीं कर सकता है। प्रयोग 7 वर्ष से कम आयु का बच्चा अपराध करने में अक्षम होता है। 14 नंबर का पॉइंट है हमारा एक्स पार्टी, अर्थ है इसका एक पक्षीय, मतलब प्रयोग है हमारा एक पक्षीय डिग्री को न्यायालय द्वारा किया जा सकता है यदि अनुपस्थित पक्ष ने अपनी अनुपस्थिति का संतोषजनक कारण दर्शाया हो। आगे चलते हैं, 15 नंबर का हमारा पॉइंट है एक्स पोस्ट फैक्टो, इसे लिख लीजिएगा, 80% आने के चांस रहते हैं इसके। इसका जो अर्थ है वो है घटनाओत्तर भूतलक्षी प्रभाव, और इसका जो प्रयोग है भारतीय संविधान दंड विधि को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से रोकता है। मतलब भूतलक्षी जो हमारे पहले प्रकार के जो दंड जो चले आ रहे थे उन दंडों को देने से क्या है, रोकता है। 16 नंबर का जो हमारा पॉइंट है एक्स टर्पी कोजा, एक्स टर्पी कोजा का जो हमारा अर्थ है वो है अनैतिक कार्य। इसका जो प्रयोग है अनैतिक कार्य से बाद का कारण उत्पन्न नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति अनैतिक कार्य करता है तो बाद नहीं उत्पन्न हो जाता है। 17 नंबर का पॉइंट है हमारा फैक्टम वैलेट, इसके जो आने की संभावना है 80% है, ध्यान रखना। इसका जो अर्थ है वो इस प्रकार है, जो कार्य नहीं होना चाहिए था वह होने पर वैध माना जाता है। सपोज करो हमारे हिंदू लॉ में इस प्रकार से कानून बनाया गया है, कोई भी व्यक्ति रक्त का जो संबंध है आपस में उसमें शादी करता है तो वो नहीं हो सकती है, ठीक है। लेकिन वो भागकर या गलती से शादी कर लेते हैं तो वो क्या है, मान्य मानी जाएगी, ठीक है। तो इस बात को बोला है, जो कार्य नहीं होना चाहिए था वह होने पर वैध माना जाता है। रक्त के संबंधों में शादी नहीं हो सकती है, यह हमारा हिंदू लॉ कहता है। किसी कारण से, किसी गलती से अगर वो शादी कर लेते हैं और उनके कोई बच्चा या संतान हो जाती है तो वो क्या है, फिर मान्य हो जाती है। प्रयोग है हमारा हिंदू विधि के अनुसार जो विवाह पक्षों में नहीं होना चाहिए था वह सामान्य होने पर वैध माना जाएगा। जैसे चाचा के, मामा के, मौसी के, फूफी के या निजी हमारे एक ही गांव के खानदान में हमारी शादी नहीं हो सकती है हिंदू विधि के रीति रिवाज के अनुसार, और ना ही एक गोत्र में शादी हो सकती है। लेकिन किसी कारण से भूलवश या और किसी कारण से शादी हो जाती है तो वो क्या है, मान्य होगी। आगे चलते हैं, 18 नंबर का जो हमारा पॉइंट है इग्नोरेंसिया ज्यूरिस नन एक्सक्यूजट, इसे ध्यान रखिएगा, और इसकी जो आने की संभावना है हमारी 60% बनी रहती है। इसका जो हमारा अर्थ है वो इस प्रकार है, विधि की अनभिज्ञता क्षमा योग्य नहीं होती, अनभिज्ञता होता है अनजान। भाई आप विधि का कार्य कर रहे हो और आप विधि से ही अनजान हो,
या आपको अपने कानून को ही याद नहीं रख पा रहे हो या आपको अपना कानून याद नहीं है, तो वो क्या है, क्षमा योग्य नहीं है। प्रयोग है सार्वजनिक नीति के कारण विधि की अनभिज्ञता क्षमा योग्य नहीं होती। सपोज करो कोई जज है, जज बन गए हैं, लेकिन वो एग्जाम पास करके तो उस समय आए थे, लेकिन समय के अनुसार उनका जो ज्ञान है वो छिन्न भिन्न हो गया और वो अपने दायित्वों को, सेक्शंस को, धाराओं को भूल गए, तो वो क्या है, क्षमा योग्य नहीं है। और वो भूल गया है चीजों को, वो रिवीजन नहीं कर रहा है या जो चीज अपडेट होकर आई है उनको नहीं देख रहा है, तो वो क्षमा योग्य नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। 19 नंबर का हमारा पॉइंट है इग्नोरेंसिया फैक्टी नॉन एक्सक्यूजट। ये इसका जो अर्थ है वो है अज्ञानता का तर्क। इसका जो प्रयोग है, एक अपराधी अपने बचाव में तथ्य की अज्ञानता का तर्क पेश कर सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 20 नंबर का हमारा पॉइंट है इन फॉर्मा पॉपरिस। इसका जो अर्थ है अकिंचन के रूप में। प्रयोग है जिस व्यक्ति के पास कोर्ट फीस नहीं होती है उसे अकिंचन या मुफलिस भी कहते हैं। कोर्ट फीस के बिना वाद की अनुमति देती है। जो व्यक्ति गरीब होता है वो अपने केस नहीं लड़ सकता है कोर्ट में, तो कोर्ट उसकी छानबीन करने के पश्चात उसको कोर्ट से ही एक वकील प्रोवाइड कराती है और उसका खर्चा भी उठाती है। आगे चलते हैं। और इसकी जो आने की संभावना है वो 60% बनी रहती है। आगे नंबर का पॉइंट हमारा 21 है इन पेरी डेलिकटो। इन पेरी डेलिकटो, इसका जो अर्थ है हमारा वो है बराबर बराबर दोषी। प्रयोग है असावधानी में जहां पक्ष वादी और प्रतिवादी बराबर बराबर दोषी हो तो यहां कोई भी पक्ष क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं कर सकता। मतलब वादी ने केस डाला किसी व्यक्ति के ऊपर और प्रतिवादी ने अपने बचाव में जो तर्क पेश किए उससे पता चलता है कि आपस में एक दूसरे के दोषी हैं ये, तो वहां पर कोई एक दूसरे से क्षतिपूर्ति नहीं मांग सकता है। 22 नंबर का जो पॉइंट है इन पर्सोनम, अर्थ है हमारा व्यक्तिबंदी या व्यक्ति लक्षी। प्रयोग है संविदा में किसी व्यक्ति के व्यक्ति लक्षी अधिकार का उल्लंघन होता है। 23 नंबर का पॉइंट हमारा इंजूरिया सिने डैमनो। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, और ये दोनों ही आपके एग्जाम में लिखे हुए आएंगे। और इसका जो अर्थ है हमारा वो है क्षति बिना हानि। इसकी जो आने की जो संभावना है 80% बनी रहती है, ध्यान रखना। प्रयोग है अपकृत्य विधि में क्षति बिना हानि अभियोज्य होती है। 24 है लिस्पेंडस। अर्थ है इसका विचाराधीन वाद। प्रयोग है इसका विचाराधीन वाद के दौरान विवादित संपत्ति को बेचना अवैध होता है। अगर कोई संपत्ति है और उस पर विवाद चल रहा है तो उसको बेचना सही नहीं है, वो गैर कानूनी है। 25 नंबर का पॉइंट है हमारा नेमो डेट क्वीड नैन हैवेट। इसका जो अर्थ है हमारा वो इस प्रकार है कोई भी व्यक्ति स्वयं का हक से ऊंचा हक अंतरित नहीं कर सकता। प्रयोग है जब कोई व्यक्ति चोरी की कार दूसरे को बेचता है तो खरीदार कार में कोई हक नहीं मिलता क्योंकि मूल विक्रेता के पास बेचने का हक नहीं था। तो यहां पर बोला गया है जिस व्यक्ति ने गाड़ी को चोरी किया, चोरी करने के बाद उसे किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया, ठीक है, जिस व्यक्ति ने खरीदा है उसे कोई अधिकार नहीं है उसको रखने का या उस पर अधिकार जताने का, और ना ही अधिकार उसका था जिसने उसे चोरी करके बेचा था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है हमारा पॉइंट 26 नेमो डेविड बिस प्यूरिनरी प्रो उनो डेलिकटो। ठीक है, इसे यहां पर थोड़ा सही कर लेना।
ये यहां पर लिस लिख लेना, ठीक है, और यहां पर भी इसे लिस कर लेना, ये थोड़ा मिस्टेक है। तो इसे दोबारा पढ़ते हैं, नेमो, डेविड, लिस, प्यूनरी, प्रो, उनो, डेलिकटो, ठीक है, ये है। और इसका जो अर्थ है, एक अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति को दोबारा दंडित नहीं किया जा सकता। एक अपराध के लिए किसी को दोबारा दंडित नहीं किया जा सकता। प्रयोग है, भारतीय संविधान के अनुसार यह एक मूल सिद्धांत है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए दोबारा दंडित नहीं किया जा सकता। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर केस चला, केस चलने के बाद उसे न्यायाधीश द्वारा दंडित किया गया और उसने उस दंड को भुगत लिया, जितनी भी उसकी सजा रही हो, जुर्माने से हो या सजा से हो, जो भी है उसने भुगता, उसको दोबारा से उसी प्रकार का दंड नहीं मिल सकता, ना ही उस पर दोबारा से उसी केस को चलाया जा सकता, ठीक है। 27 नंबर का पॉइंट है हमारा, नूडम पैक्टम, बिना प्रतिफल के। ये हमारा अर्थ है इसका नूडम पैक्टम का, और इसकी जो आने की जो संभावना है वो 70% 70 से 75% बनी रहती है। प्रयोग है, बिना प्रतिफल के करार शून्य होता है। आगे है हमारा 28 नंबर का पॉइंट, ओनस प्रो वेंडी। इसका जो अर्थ है हमारा, साबित करने का भार। प्रयोग है हमारा, दीवानी के बाद में जब किसी ओर से सबूत दिया जाता है तो सबूत का भार उस व्यक्ति पर आ जाता है जो सबूत न देने पर बाद में असफल होगा। जैसे वादी है, वादी ने केस घेरा किसी व्यक्ति पर, प्रतिवादी पर, ठीक है, और इसे सूचना मिली प्रतिवादी को कि मेरे ऊपर केस पड़ा हुआ है। वादी ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया कि देखो मेरे पास सबूत है। अब अपने बचाव में प्रतिवादी को सबूत पेश करना होगा, ठीक है। अब प्रतिवादी ने कोई सबूत पेश कर दिया कि लो जी मेरे पास ये सबूत है कि मैं अपराधी नहीं हूं, देखो। तो अब वादी के ऊपर ये अधिकार आ गया कि भाई मैंने इसके ऊपर अपराधी का टैग लगाया है तो मैं कोई दूसरा साक्ष्य दूं, देखो जी ये इसका सबूत है। अब सबूत का भार किसके ऊपर आ गया? प्रतिवादी के ऊपर। तो इसे कहते हैं सबूत का भार जाना। और जब तक एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं तो उसे कहते हैं सबूत का भार। कभी वादी पर आ जाता है, कभी प्रतिवादी पर आ जाता है। जब अंत में कोई व्यक्ति सबूत नहीं दे पाता है और अंत हो जाता है, तब उसमें क्या है? निर्णय आता है। आगे देखते हैं, 29 नंबर का है पैक्टा संट सर्वेडा। इसका जो अर्थ है, सर्वेंडा है इसका अर्थ, जो प्रोनाउंसिएशन जो अर्थ है इसका। और हिंदी अर्थ जो है, संविदा सर्वथा पालनीय। संविदा जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका हमेशा क्या है? पालन करना चाहिए। प्रयोग, वास्तव में अंतरराष्ट्रीय विधि का आधार संविदा सर्वदा पालनीय है। 13 नंबर का हमारा पॉइंट है प्राइमा फेसी। इसकी जो आने की संभावना है 80% है। प्रथम दृष्टता इसका अर्थ है, और इसका जो लैटिन ये मीनिंग है और इसका जो लैटिन प्रोनाउंसिएशन है वो है प्राइमा फेसी, और हिंदी अर्थ जो है प्रथम दृष्टा। प्रयोग है, अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के लिए अन्य बातों के अलावा प्रथम दृष्टतावाद सिद्ध करना आवश्यक है। 31 नंबर का पॉइंट है रेस जेस्टे। इसका जो हमारा अर्थ है, संबंधित तथ्य और कार्य। प्रयोग है, घटना के समय अपराधियों द्वारा जो किया गया और जो कहा गया वह उस घटना से संबंधित तथ्य और कार्य का अंग माना जाएगा। भाई एक दूसरे में जब लड़ाई होती है या कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है, जो भी है, उस समय जो वादी या प्रतिवादी दो ही पक्ष होते हैं, एक दूसरे से जो भी कहते हैं वो साक्ष्य के सबूत होते हैं, वही घटना बन जाती है, वही बात प्रस्तुत किए जाते हैं, वही सबूत बन जाते हैं। वाद विवाद प्रतियोगिता जो उनके बीच में होती है लड़ाई झगड़े के समय, वो उससे कुछ कह रहा होता है, वो उससे कुछ कह रहा होता है, तो वो क्या होता है? संबंधित तथ्य और कार्य, ठीक है।
जो घटना दोनों पक्षों में ए और बी में हो रही है और जो एक दूसरे के ऊपर जो गाली गलौज कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, जो भी है वही क्या है, सबूत बन जाती है। आगे पॉइंट है हमारा 32 नंबर का है रेस इपालेक्यूटर। इसका जो हिंदी अर्थ है घटना स्वयं बोलती है और इसको लिख लेना 90% इसके आने के चांस है। प्रयोग है जब घटना इस प्रकार घटे कि वह बिना प्रतिवादी की असावधानी के नहीं घट सकती थी, तो ऐसे बाद में असावधानी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर होता है कि उसने कोई असावधानी नहीं की थी। 33 नंबर का पॉइंट है हमारा रेस जूडिकेटा, और ये प्रोनाउंसिएशन है हमारा लैटिन और ये है हमारा हिंदी अर्थ। ठीक है, पूर्व न्याय, इसके जो आने की संभावना है वो 70% बनी रहती है, 70 से 75%। इसका जो प्रयोग है जब किसी वाद के पक्षों में पहले से ही वाद अमुक विषय पर चल रहा है तो दोबारा उन्हीं पक्षों में उसी विषय पर वाद दायर नहीं किया जा सकता। जैसे वादी और प्रतिवादी के बीच में किसी शय नाम की भूमि को लेकर वाद चल रहा है, ठीक है, और वो कोर्ट में या तो उस पर फैसला हो गया है या वो अभी चालू है, तो उसी शय नाम की भूमि पर वादी और प्रतिवादी एक दूसरे पर दोबारा से केस नहीं डाल सकते हैं। जो निर्णय होगा उसी में होगा, या जो चल रहा है या जो फैसला हो गया है वही क्या है, मान्य होगा। आगे चलते हैं। थर्टी 34 नंबर का पॉइंट हमारा रेस नलियस। रेस नलियस, और जो इसका हमारा जो अर्थ है वो है स्वामीहीन संपत्ति। प्रयोग है विधि शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति स्वामीहीन वस्तु पर सबसे पहले अपना कब्जा करता है वही उसका स्वामी माना जाता है। मतलब जैसे पहले के जमाने में क्या होता था, कबीले होते थे, दर बदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमारा जीवन यापन होता था, भटकते रहते थे। फिर व्यक्तियों ने एक जगह पर स्थायी होकर जीवन जीने का प्रयास किया, तो वहां पर क्या था, जिसने जितनी जमीन घेरी उसके कब्जे की कहलाई। तो उसी के आधार पर यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, जो व्यक्ति सबसे पहले कब्जा करता है संपत्ति उसी की हो जाती है, वस्तु उसी की हो जाती है। अब एक इसमें एग्जाम्पल ले लो, आप बारात में हो, बारात में पैसे लुटाए जा रहे हैं और जिसके हाथ में जो संपत्ति आ गई, जिसका अधिकार हो गया, जिसके पाम के नीचे पैसे दब गए, हाथ के नीचे पैसे आ गए, वो क्या है, उसी की संपत्ति हो गई। लुटाने वाला ये नहीं कहेगा कि लाओ मेरे पैसे वापस दो, नहीं, कभी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे था। यहाँ पर है जो व्यक्ति पहले कब्जा करता है संपत्ति उसकी हो जाती है। ज्यूरिस का भी एग्जाम्पल दे दिया और एक फनी टाइप में मैंने एक बारात वाला भी एग्जाम्पल दे दिया। जब आप अपना एग्जाम कर रहे होगे तो यही बातें आपको याद आएंगी, अरे सर ने इस प्रकार से एग्जाम्पल दिया था, अरे हाँ ये वाला है, अब इसे कर दीजिए। आगे चलते हैं। अब हमारा जो पॉइंट है वो है 35 नंबर का साइन डाई, साइने डाई। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है ये यहाँ पर लिखा हुआ है और जो इसका जो अर्थ है हिंदी, अनिश्चित काल के लिए। प्रयोग है कभी कभी लोकसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। 36 नंबर का पॉइंट हमारा साइने क्यूआ नॉन, ये हमारा इसका लैटिन प्रोनाउंसिएशन है और इसका जो अर्थ है हिंदी में वो है अनिवार्य। प्रयोग है सरकारी आदमी के खिलाफ वाद दायर करने के लिए धारा 80 CPC के अंतर्गत 60 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है। 37 नंबर का पॉइंट है हमारा स्टेयर डिसीसिस। स्टेयर डिसीसिस, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है लैटिन और जो इसका हिंदी अर्थ है वो है निर्णय अनुसरण। प्रयोग है हमारा देश के सभी अधीनस्थ न्यायालय अपना निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय अनुसार देने के लिए बाध्य है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय कोई निर्णय दे देता है उसी प्रकार से अन्य न्यायालय
उसी के आधार पर निर्णय देते हैं। ठीक है। 38 नंबर का जो हमारा पॉइंट है वो है स्टेटस को। ये प्रोनाउंसिएशन है लैटिन और इसका जो हिंदी अर्थ है वो ये है यथापूर्व स्थिति। प्रयोग है न्यायालय किसी ऐसे वाद को जहां सबूत नष्ट होने का खतरा हो वहां न्यायालय पक्षों को वाद के दौरान यथापूर्ण स्थिति रखने का आदेश देता है। 39 नंबर का पॉइंट है सब जुडिस। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है ये है लैटिन प्रोनाउंसिएशन और जो हिंदी अर्थ है वो है न्यायाधीन। प्रयोग है जब दो पक्षों के मध्य एक वाद विषय पर न्यायालय में वाद विचाराधीन है तो वही वाद उन्हीं पक्षों के मध्य अन्य न्यायालय में दायर नहीं किया जा सकता। जैसे कोई वादी है और प्रतिवादी है, इनों के ऊपर एक दूसरे ने केस डाला हुआ है, किसी जैसे सैनाम की कोई भूमि है, ना तो ये दूसरा केस डाल सकते हैं आपस में और ना ही किसी अन्य न्यायालय में जा सकते हैं केस डालने के लिए। ठीक है। ना तो सैनाम की भूमि पर दोबारा केस डलेगा और ना ही किसी अन्य कोर्ट में इनका दोबारा से केस डलेगा, क्योंकि वो क्या है पहले से ही विचाराधीन है, उसमें कोई निर्णय अभी नहीं आया हुआ है। ट्रांसफर इंटर बाइवास, ये हमारा प्रोनाउंसिएशन है लैटिन और इसका जो अर्थ है वो है जीवित व्यक्तियों के मध्य अंतरण। इसकी जो आने की संभावना है 70% बनी रहती है और जो इसका प्रयोग है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत केवल जीवित व्यक्तियों के मध्य संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है। भाई देखो संपत्ति क्या है, कब अंतरण की जा सकती है, कोई व्यक्ति जीवित हो। अगर कोई व्यक्ति मर गया है उसके लिए तो संपत्ति अंतरित नहीं की जा सकती, लेकिन संपत्ति अजन्मे व्यक्ति को अंतरण की जा सकती है। जो गर्भ में है, अपनी मां के गर्भ में है, उस बच्चे को तो संपत्ति अंतरण कर देंगे क्योंकि उसकी आने की संभावना है 100% कि वो व्यक्ति जन्म लेगा। लेकिन जो व्यक्ति मर चुका है उसको संपत्ति अंतरण नहीं की जा सकती। तो इस बात को ध्यान रखना, अजन्मे व्यक्ति को जो कोख में है उसके नाम पर संपत्ति ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन मरे हुए व्यक्ति के नाम पर संपत्ति ट्रांसफर नहीं हो सकती। 41 नंबर का जो हमारा पॉइंट है उसे देखते हैं। यूबी जस इबी रेमेडियम, इसका लैटिन प्रोनाउंसिएशन है और जो इसका हिंदी अर्थ है वो है जहां अधिकार है वहां उपाय है। इसकी जो आने की जो संभावना है 70% बनी रहती है, ध्यान रखना इस बात को। प्रयोग है चीफ जस्टिस हेल्ट ने एसी बनाम वाइट में यह निर्णय दिया था कि यदि किसी व्यक्ति का अधिकार भंग किया जाता है तो उसको उसे लागू करने के लिए उपाय प्राप्त होना चाहिए। बिना उपचार के अधिकार एक अर्थहीन औपचारिकता होती है। तो यहां पर कहने का क्या अर्थ था, हम किसी व्यक्ति को कोई अधिकार दे रहे हैं और कोई व्यक्ति उसके अधिकार का क्या है फिर उल्लंघन करता है या उस अधिकार को उससे छीनता है। तो यहां पर विधि क्या कहती है, या तो आप किसी को कोई अधिकार दो नहीं, अगर अधिकार दे रहे हो, अगर कोई उस व्यक्ति के अधिकार को छीनता है या उस अधिकार में बाधा डालता है या नुकसान पहुंचाता है उसके अधिकार में, तो उसे सजा देने का भी प्रावधान करो, उसका उपचार का भी प्रावधान करो। ठीक है। तो हॉल्ट ने कहा था आप अधिकार दे रहे हो और उस अधिकार को अगर कोई हनन करता है या नुकसान पहुंचाता है या कोई छीनता है तो उसके लिए फिर उपचार भी दो। जो उसे परेशान कर रहा है, उसके अधिकार को छीन रहा है, उसे दंड करने का भी अधिकार आप दो। ठीक है। आगे चलते हैं। 42 नंबर का पॉइंट है अल्ट्रा वायरस। इसका लैटिन प्रोनाउंसिएशन है और इसका जो हिंदी अर्थ है वो है अधिकारिता। ये जो है 70% इसके चांस रहते हैं पेपर में आने के। इसका जो प्रयोग है यदि कोई कानून संविधान के प्रावधानों के विपरीत है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे संविधान से बाहरी घोषित कर देगा और ऐसी विधि शून्य मानी जाएगी। तो ये तो साफ साफ है, अगर कोई विधि ऐसी है जो संविधान के प्रावधानों के विपरीत है तो उसे हटा दिया जाएगा, अमान्य कर दिया जाएगा। 43 नंबर का पॉइंट है वाइस वर्सा। इसका लैटिन प्रोनाउंसिएशन है और इसका जो हिंदी अर्थ है वो है विपरीत। इसका जो प्रयोग है
इसकी जो आने की जो संभावना है वो 80% बनी रहती है पेपर में, ठीक है। प्रयोग है, कोई भी व्यक्ति पति नहीं कहला सकता यदि उसकी कोई जीवित पत्नी न हो। इसके विपरीत कोई भी स्त्री पत्नी नहीं कहला सकती यदि उसका कोई जीवित पति न हो। तो इसको इस तरीके से समझिए, कोई महिला है और वो कहीं खड़ी है, अब हम उसे किसी से मिलाना चाहते हैं तो हम क्या कहेंगे कि भाई ये फला की पत्नी है। लेकिन जो पति ही नहीं है उसका दुनिया में, या मर गया है, या उसने शादी नहीं की है, तो हम उसे पत्नी नहीं कह सकते हैं कि ये किसकी है, ठीक है। उसी प्रकार से कोई पुरुष है, हम पुरुष को पति नहीं कह सकते हैं जब तक उसकी कोई पत्नी ना हो। हम यही तो कहेंगे कि भाई ये फला का पति है, और जब उसकी कोई पत्नी ही नहीं है तो उसे पति नहीं कह सकते हैं, ठीक है। आगे 44, वीवा वॉसी। वीवा वॉसी, या इसे हम कह सकते हैं वाइवा वॉसी, ठीक है। वीवा वॉसी या वाइवा वॉसी, ध्यान रखना ये अक्सर दो नामों से आता है। आप कहोगे कि सर ये आप हमें कंफ्यूजन दे रहे हो, हमें परेशान कर रहे हो। मैंने देखा है वीवा वॉसी लिखा आ जाता है कहीं पे वाइवा वॉसी लिखा आता है, ठीक है। तो आपको दोनों ही चीजें मैं बता रहा हूं। और इसका जो हिंदी अर्थ है वो है मौखिक परीक्षा, क्योंकि ये लैटिन शब्द जो लिखते हैं वीवा वॉसी हो जाता है, और वैसे वाइवा वॉसी, ध्यान रखना। प्रयोग है, सन 2001 से एलएलबी तृतीय वर्ष में मौखिक परीक्षा आरंभ हो गई है। ये थे आपके महत्वपूर्ण पॉइंट, ये हैं आपके 44 में से अब देखते हैं आपकी किस्मत क्या कहती है। आपका ये 10 नंबर के आते हैं या 20 नंबर के। इन 44 में से 44 में से आपके कोई 4 पॉइंट आएंगे, और 4 पॉइंटों को आपको अच्छे से करना है, ठीक है। और एक चीज और मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आपकी जो क्लासेस हैं बहुत जल्दी अपलोड कर दी जाएंगी, ठीक है। आपके इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक हैं बहुत जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे। आप परेशान ना होना। दूसरी बात, आपके जो पीडीएफ हैं वो अभी आपके 2 एक्ट के रेडी हैं, और आप परेशान ना होना, मैं बहुत जल्दी आपकी वीडियो और एक्ट आपको प्रोवाइड कराऊंगा। हमारा एक GR लॉ क्लासेस नाम से एक ऐप लॉन्च होने वाला है, ठीक है। वहां से आपको ये सभी जो है पीडीएफ आपको खरीदने होंगे। इसी कारण से ये थोड़ा लेट हो रहा है, आपको जो पीडीएफ नहीं मिल रहे हैं। अब के आपको जो पीडीएफ लेने होंगे, आपको मुझे पेमेंट नहीं करना होगा, आपको हमारे नंबर पे पेमेंट नहीं करना होगा। आपको क्या है, GR लॉ क्लासेस को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे, और वहां से आप अपने पीडीएफ परचेज कर लेना, और अमाउंट आपका पहले से कम रहेगा। पहले आप जो परचेज करते थे उससे सिंगल का हम रखते थे 199, आप जब वहां पे जाओगे तो सिंगल का रहेगा 99, ठीक है। उसी प्रकार से आपका जो है 499 था, उसका भी प्राइस हम सोच रहे हैं थोड़ा कम करने का, अभी हम डिस्कशन करेंगे थोड़ा, तो हम आपको उसका भी प्राइस थोड़ा कम कर देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, आपको GR लॉ क्लासेस नाम से हमारा ऐप है, वहां से आपको अपने पीडीएफ खरीदने होंगे। बहुत जल्दी आपकी वीडियो और पीडीएफ दोनों आपको मिल जाएंगी। एक हमारा व्हाट्सएप चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे फॉलो कीजिएगा, जहां पर आपको लॉ से रिलेटेड अपडेट न्यूज एंड नोटिफिकेशन प्रोवाइड की जाएंगी। आपने वीडियो को तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।